नमस्ते दोस्तों, ये फोटो में जो आप पेशेंट देख रहे हो, इस पेशेंट को लगभग 3 से 4 सालों के लिए डैंड्रफ की तकलीफ थी और डैंड्रफ करके ही उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। लेकिन जब अच्छे से इसका क्लिनिकली डायग्नोसिस किया तब पता चला उनको था स्कैल्प सोरियासिस। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हो तो इस पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लगभग 4 से 5 सालों के लिए फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होने के बाद जब क्लिनिकली इसका डायग्नोसिस हुआ तो पता चला इनको था गटेड सोरायसिस। ये फोटो में आप देख सकते हो कि इस पेशेंट को केवल नी जॉइंट, एल्बोज या फिर जॉइंट एरिया थे वहां पर ही पैचेस बनते थे, उसमें खुजली होती थी और जोड़ों में दर्द रहता था। इस प्रकार का जॉइंट पेन होता है सोरियाटिक अर्थराइटिस में और उसके बाद उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। यानी कि आपको कौन से प्रकार की बीमारी है, स्किन डिसीज कौन से टाइप का है, ये जब तक डायग्नोसिस कंफर्म ना हो जाए तब तक उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। और बहुत सी बार सोरायसिस या बीमारी मिसडायग्नोज कंडीशन में ही चली जाती है क्योंकि ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या ऐसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है जिससे कि सोरायसिस कंफर्म हो जाए। इसीलिए बहुत बार स्कैल्प के सोरायसिस को डैंड्रफ, बॉडी के सोरायसिस को फंगल इन्फेक्शन और सोरियाटिक अर्थराइटिस को जॉइंट पेन के नाम से ट्रीटमेंट दिया जाता है और पेशेंट सालों साल वो ट्रीटमेंट लेता है और उसका नतीजा नो रिजल्ट। तो आपको भी सोरायसिस है और आपको जानना है कि आपका सोरायसिस किस प्रकार से अच्छा होगा, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में एक स्टडी के द्वारा कि किस प्रकार से सोरियासिस यूनिवर्सैलिस का पेशेंट अच्छा हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। सोरायसिस के बारे में जब भी हम जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि सोरायसिस हमारे शरीर में बनता क्यों है। सोरायसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो हमारी बिगड़ी हुई इम्यून सिस्टम का एक नतीजा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में जो केवल एक 19 इयर्स का बच्चा था। ये जो फोटो में आप देख रहे हो ये 19 इयर्स का बच्चा, इसको था सोरियासिस यूनिवर्सैलिस। स्टार्टिंग इसका सोरायसिस इस प्रकार से हुआ कि इनको स्कैल्प में डैंड्रफ होने लगा था। तो डैंड्रफ बोल के उसके मम्मी पापा ने उसको अच्छे से अच्छा तेल या शैम्पू देने की कोशिश की, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो जो स्कैल्प सोरायसिस था उसके बाकी बॉडी पार्ट्स पर भी बढ़ने लगा, जिससे बाकी बॉडी पार्ट्स पर खुजली आ जाना, रेडनेस होना, मल्टीपल पैचेस डेवलप होना और ये पैचेस के साथ वो इतना सिवियर होते गया कि वो पूरा उसका शरीर खुरदरा जैसे हो गया, ड्राइनेस हो गया, फिश स्किन उसके ऊपर हो गया, उसके ऊपर बड़े बड़े स्केल्स बनने लगे। और इस प्रकार से स्केल्स बनने के बाद उसमें इतना लेवल का ड्राइनेस बढ़ा कि उसको डे टू डे एक्टिविटी की जो मोबिलिटी की कामें करनी होती है, मोबिलिटी की जो एक्टिविटी करनी होती है वो भी उससे अच्छी तरह से नहीं होती। नी जॉइंट को अगर बेंड करता तो वहां से क्रैक आता, उस क्रैक से पानी आता, वहां पे खुजली होता। जिस बेड से वो उठता उधर वहां पर इतनी सारी पाउडर जमा होती जो कि स्किन फ्लेकिंग्स होती है। डे टू डे एक्टिविटी में खाना खाना है, नहाना है, कपड़े पहनना, ये भी उसको काफ़ी डिफिकल्ट होने लगा। और इस प्रकार से सोरियासिस यूनिवर्सैलिस मतलब उसके शरीर का कोई भी पार्ट ऐसे बचा नहीं था कि जहां पर सोरियासिस के पैचेस नहीं थे। और इस सोरियास्टिक पैचेस के वजह से फिजिकली वो तो डिस्टर्ब हो ही चुका था, लेकिन मेंटली और सोशली भी वो डिस्टर्ब हो चुका था। मेंटली वो फ्रस्ट्रेट होने लगा था, उसको डिप्रेशन जैसे फीलिंग्स आने लगे थे और सोशली उसने उसका एक्सपोजर कम कर दिया था क्योंकि 4 दोस्तों में जाएगा तो उसका मजाक होने लगेगा। दोस्त उसको स्कूल में पूछने लगेंगे कि ये क्या हुआ है तुमको। कोई उसको छूना पसंद नहीं करता था, कोई उसके बाजू में बैठना पसंद नहीं करता था और पूरी तरह से वो शैटर्ड हो गया था। तो ऐसे कंडीशन में हमने किस प्रकार से इस पेशेंट को सोरियासिस कंडीशन से पूरी तरह से रिकवर किया, इसके 3 स्टेप्स। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री टेकिंग। देखो दोस्तों, सोरियासिस का पेशेंट के पास काफ़ी हिस्ट्री होती है और उसके हिस्ट्री में ही उसके सोरियासिस होने का कारण छुपा होता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि सोरियासिस एक जेनेटिक बीमारी है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि सोरियासिस आपके गलत लाइफस्टाइल का नतीजा होता है, आपके रॉन्ग डाइट पैटर्न का नतीजा होता है। तो हमें पेशेंट को जब भी हिस्ट्री पूछते हैं तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका दिन किस प्रकार से शुरुआत होता था, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में वो क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे, उसके साथ उनका जंक फूड का हैबिट कैसा है, उसकी रात का एक्टिविटी कैसा है, वो स्लीप कितना अच्छी क्वालिटी का और क्वांटिटी का लेता है, दिन भर में किस प्रकार के कपड़े पहनता है, किस प्रकार के माहौल में वो रहता है और कैसे उनकी मानसिक स्थिति है। क्योंकि इन सब बातों का डायरेक्ट प्रभाव आपके स्किन के डिसीज के ऊपर यानी
सोराइसिस के ऊपर होता है। तो जब इस पेशेंट की हमने अच्छे से हिस्ट्री ली तो हमें पता चला कि ये कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करता था। लगभग दिन भर में 2 से 3 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वो पी जाता था और पॉकेट मनी जो भी मिलता था वो पूरा का पूरा पॉकेट मनी जंक फूड में वो इन्वेस्ट कर देता था। जितने प्रकार के जंक फूड आजकल के डेट में अवेलेबल होते हैं, ये सारे प्रकार के जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता था, जिससे 5 से 6 सालों में उसको आहिस्ते आहिस्ते सोराइसिस डेवलप होने लगा और ये सोराइसिस स्लोली उसके पूरे शरीर पर फैलने लगा। जब वो हिडन बॉडी पार्ट्स पर था तब शर्म के मारे उसने बताना पसंद नहीं किया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे वो एक्सपोज बॉडी पार्ट्स में आने लगा तो उसके पेरेंट्स को इस बात में पता चला और फिर उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर ड्राइनेस है तो मॉइस्चराइजर लगाओ, ईचिंग हो रही है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन दो, अगर वहां पर रेडनेस है तो उसको कम करने के मेडिसिन, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलती रही बट विथ नो रिजल्ट। इसमें सेकंड स्टेप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। सेकंड स्टेप में जब हम आते हैं तो हमने हिस्ट्री टेकिंग में ये पेशेंट की क्या बेसिक कॉजेस था उसका सोराइसिस होने का, ये डायग्नोस कर लिया। ये डायग्नोसिस में हमें पता चला कि उसकी रॉन्ग लाइफस्टाइल, उसका रॉन्ग डाइट पैटर्न और उसका रॉन्ग स्लीपिंग हैबिट रिस्पॉन्सिबल था उसको सोराइसिस होने में। तो ये तीनों जो चीज़ें थी उसके लाइफस्टाइल से पूरी तरह से निकाल दी। घर का शुद्ध सात्विक भोजन उसको दिया गया। बेसिकली वो नॉनवेज खाता ही नहीं था, इसलिए नॉनवेज बंद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो जितना जंक फूड खाता था उसको 0 लेवल पे लाया गया। उसके शरीर से कोल्ड ड्रिंक की मात्रा पूरी तरह से वॉश आउट कर दी। अब मेन चैलेंज ये था कि उसके सारे सिम्टम्स और उसकी डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मलाइज कैसी हो और सोरियाटिक पैचेस के वजह से जो स्किन खराब हुई है उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। इसी के लिए आयुर्वेद का सहारे से सबसे पहला टारगेट था ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन। बिकॉज सोराइसिस ये बीमारी भी अगर स्किन की है, लेकिन उसमें हमारे खून में जो भी टॉक्सिन जमा होते हैं उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। सो जितने भी रक्त शोधक गण की औषधियां होती है उन औषधियों का इस्तेमाल करते हुए इनके शरीर में जो ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस थी उसको इग्नाइट कर दिया गया, जिससे कि ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन डे टू डे प्रोसेस में आहिस्ते आहिस्ते होने लगा। इसी के साथ साथ जो खाना और जो भोजन उसको मिलता था उससे भी खून और गंदा ना हो इसके बारे में काफी ध्यान दिया गया। उसके साथ साथ उसके खाने में से ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स निकाल दिए गए, जिससे कि उसके शरीर में सोराइसिस वाली पैथोलॉजी बढ़े नहीं। सोराइसिस के पैथोलॉजी को क्रैक करने में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स। आयुर्वेद में कुछ इस प्रकार के मेडिसिन होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है। देखो दोस्तों, एक कंसेप्ट होता है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले मेडिसिन और इम्यूनिटी अच्छा करने वाले मेडिसिन। गुडुची जो मेडिसिन होता है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन मंजिष्ठा जो मेडिसिन है ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। समझो अगर आपका ब्रेन अच्छे से चल रहा है तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो आपके फैमिली मेंबर्स कौन है, आपके माता कौन है, पिता कौन है, आपके ब्रदर सिस्टर कौन है, आप अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो आपके पास जो भी ताकत है उससे आप इन सबको प्रोटेक्ट करोगे। लेकिन समझो अगर आपकी बुद्धि काम करना छोड़ दे, आप मेंटली बिहेव करो और आप खुद से ही आपके फैमिली मेंबर्स को हार्म करने लगोगे, उनको मारने पीटने लगोगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? वो आपको बांध के रख देंगे। एग्जैक्टली इसी प्रकार से हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस जो आते हैं उनको मारने के लिए हमारे शरीर में रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। लेकिन यही इम्यूनिटी का स्टेटस अगर रॉन्ग लाइफस्टाइल के वजह से डिस्टर्ब हो जाता है तो यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बनी हुई इम्यून सिस्टम हमारे खुद के बॉडी सेल्स को डैमेज करती है और उससे ही जन्म लेता है सोराइसिस। तो इस इम्यून सिस्टम को हमें समझाना है कुछ मेडिसिन देके कि ये आपके खुद के बॉडी सेल्स हैं और आपको इनको नहीं डैमेज करना चाहिए, और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है इम्यूनोमॉड्यूलेटर मेडिसिन। तो मंजिष्ठा जैसे कुछ और भी हर्ब्स होते हैं जिनको कॉम्बिनेशन के द्वारा यूज किया जाता है और फिर ये सोराइसिस के सिम्टम्स कंट्रोल में लाए जाते हैं। आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे सिम्टम्स कंट्रोल में लाए जाते हैं तो इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ एक्सटर्नल मेडिसिन भी देते हैं, जिससे कि उनके शरीर पर जो स्केली फीलिंग था, उनके शरीर पर जो ड्राइनेस आता था, फ्लेकिंग्स निकलते थे, वो भी कंट्रोल में आ जाए और स्किन को वो हाइड्रेशन, वो मॉइस्चर, वो विटामिन कंटेंट, वो एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी तरह से मिले, जिससे कि न्यू स्किन जो जर्मिनेट हो वो अच्छी तरह से बने। और इसमें तीसरा स्टेप है पंचकर्मा।
बेसिकली सोराइसिस ये बीमारी ऐसी है कि अपने शरीर में वात, पित्त और कफ का डिस्टरबेंस आने की वजह से तैयार होती है। तो आपको इन तीनों को दबाना नहीं है, आपको इन तीनों को शरीर से बाहर निकालना है। जो भी विकृत वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में बना हुआ है, अगर उनको हम अच्छी तरह से डिटॉक्स कर लेते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो सोराइसिस है वो एक बार अच्छा होता है तो वो परमानेंटली अच्छा हो जाता है और रिकरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, कम हो जाते हैं, रिकरेंस होने का चांसेस डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर आपकी इम्यून सिस्टम फिर से बिगड़ जाती है, आपने फिर से रॉन्ग लाइफस्टाइल और डाइट किया, तो आपको फिर से सोराइसिस होने की संभावना रहती है। पंचकर्म में बेसिकली इस पेशेंट को हमने दिया था बस्ती चिकित्सा और विरेचन चिकित्सा, जिसके प्रयोग से उनके शरीर का जो टॉक्सिन्स लेवल था वो 0 हो गया। शरीर के जो विकृत दोष थे वो शरीर से बाहर निकल चले गए और आप जैसे देख पा रहे हो, उसका शरीर, उसकी जो स्किन थी, वो सोराइसिस के पैचेस थे, वो पूरी तरह से नील हो गए। उसके स्किन की जो इंटीग्रिटी थी वो अच्छी तरह से बन गई, स्किन फिर से स्मूथ, मुलायम बनने लगी। बॉडी पर जो क्रैक्स थे वो पूरी तरह से निकल गए, स्किन फ्लेकिंग्स निकल गई, रेडनेस निकल गया, वहाँ का इन्फ्लेमेशन निकल गया, आंखों में तक वो सोराइसिस डेवलप हो रहा था, वहाँ से वो पूरी तरह से निकल गया। स्काल्प अच्छा होने लगा, बाल उसके अच्छे होने लगे, उसको कपड़े पहनने में, नहाने में, घूमने फिरने में, कोई भी प्रकार की एक्टिविटी करने में अभी कंफर्ट लगने लग गया। और पंचकर्म के बाद उसका मेंटल और सोशल कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। उसको इस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया कि ये गुड लाइफस्टाइल और गुड डाइट पैटर्न अगर आप डेफिनेटली रखते हो तो आज के डेट में आप सोराइसिस पूरी तरह से अच्छा कंट्रोल में रख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस केस स्टडी में देखा कि सोरियासिस यूनिवर्सैलिस वाला पेशेंट भी अगर अच्छा हो सकता है, तो डेफिनेटली आपका सोराइसिस उससे कम ही होगा। सबसे पहली बात, आपको सोराइसिस का डायग्नोसिस कंफर्म होना ज़रूरी है। दूसरी बात, सोराइसिस किस कारणों के वजह से हुआ वो डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। तीसरा, आपको अच्छी ट्रीटमेंट जो प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाए और अच्छी तरह से आपका सोराइसिस कंट्रोल या क्योर कर दे, यह देखना जरूरी है। और सोराइसिस फिर से शरीर में ना हो, इसके लिए पंचकर्म कराना जरूरी है। अगर ये 4 प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका सोराइसिस भी अच्छा हो सकता है। सोराइसिस अच्छा करने के लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको भी सोराइसिस या किसी भी प्रकार के स्किन डिसीजेस के बारे में कंसल्टेशन कराना हो तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऐसे ही सोराइसिस से रिलेटेड अगर आपको भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।